चलो, किसी क्वेश्चन में डाउट है? ये फैन बंद कर लो यार। बताओ जरा पेपर। दो पेपर। आसान था ना पेपर तो? नहीं था आसान? क्या? बताओ जरा, किस क्वेश्चन में ऐसा है? हाँ, बात मत करो, बोलो। कौन सा क्वेश्चन बताऊं? 29 तो आसान है। देखो जरा, द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन H2 and Cl2 molecules are 74 and 198 picometer respectively. The bond length of HCl may be, देखो H और Cl इनके बीच की बॉन्ड लेंथ निकालनी है। तो यहां पर डिस्टेंस बिटवीन H2Cl बराबर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन प्लस रेडियस ऑफ क्लोरीन, अलग अलग एटम है तो माइनस का 0.09 डेल एक्स, और ये हमारा एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, और अगर अलग अलग एटम होंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन अगर हम इसकी बात करते हैं तो 74 डिवाइड बाय 2 ये हो जाएगा, प्लस 198 डिवाइड बाय 2 ये पिकोमीटर में है, तो माइनस का 0.09 इंटू डेल एक्स। डेल एक्स कितना हो जाएगा? 0.9। अरे यही होगा, 3 माइनस 2.1 0.9, और ये हमारा एंगस्ट्रॉम में आ रहा है। तो आप क्या करो, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। तो क्योंकि ये पिकोमीटर में है तो ये पिकोमीटर में ले जाना पड़ेगा। 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, ये कितना आ रहा है? 37। अरे यही आएगा। और ये कितना आ रहा है? 99 और 37 136। 136 माइनस 0.09 इंटू 0.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू 1 मीटर इक्वल टू 10 टू द पावर 12 पिकोमीटर, है ना? तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 टू द पावर 12 पिकोमीटर। तो ये हमारा कितना आ रहा है? ये देखो जरा, ये हमारे पास 10 टू द पावर 2 आ जाएगा। 10 टू द पावर 2 आ जाएगा मतलब 100 का मल्टीप्लाई, 100 का मल्टीप्लाई होगा तो ये नीचे हट जाएगा। 9 ये कितना आ रहा है? 136 माइनस नैनो पिको, हाँ 136 माइनस 9 इंटू 0.9, ये कितना हो जाएगा?
माइनस का 0.09 डेल एक्स एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू द क्या 0.081 ये आएगा, नहीं 9 इंटू ये है ना मेरे पास 9 इंटू 0.9 तो ये आएगा ना 81, तो 0.81 आएगा, तो 136 माइनस 81 डिवाइडेड नहीं 8.1 आ रहा है, ये एक डेसिमल का रट्टा है। 1 एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर और डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको, पीको 10 टू द पावर 12 ही होता है ना, तो 10 टू द पावर 12 ही आएगा, ये पिकोमीटर ही दिया हुआ है। बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl में भी 0.09 डेल एक्स, ये हमारा 100 का डिवाइड किया, ये 100 आ रहा है, तो ये 9 इंटू 0.9 एक डेसिमल का इशू पड़ रहा है। फॉर्मूला तो मैंने यही लिखवाया था ना कि 74/2 प्लस 198, 198/2 इज 99, तो 99 और प्लस 37 ये हो गया 136, और माइनस का 0.09 डेल एक्स, डेल एक्स हमारे पास 0.9 ही है, और ये एंगस्ट्रॉम आ रहा है 10 टू द पावर माइनस 10, ये 10 टू द पावर 2 आ गया। एक उसका इशू आ रहा है कुछ डेसिमल का, 9 इंटू 0.9, 9 इंटू 0.9, तो 9 इंटू 0.9 ये हो जाएगा 10, 81/10, ये 8.1 आ रहा है, जबकि ये क्या, हाँ हाइड्रोजन तो 2.1 है ना, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस आता है ना यहाँ, तो ये एंगस्ट्रॉम ही आती है ना यूनिट की पिको। एक बार मॉड्यूल में देखना ये फॉर्मूला लिखा होगा तो यूनिट में तो एटॉमिक रेडियस में होगा। दिया होगा ना, किसकी, अरे H की लगा रहे हैं, वो तो उससे कोई वो थोड़ी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो एटम की ही लगेगी ना। इफ CC बॉन्ड लेंथ यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में ही दिया है, यहाँ पर ये एंगस्ट्रॉम में ही दिया है, ये पिकोमीटर में देके या तो गड़बड़ कर रहा है, अपना फॉर्मूला तो सही है, ये मुझे लगता है ना कि एंगस्ट्रॉम में ही होना चाहिए, तब ये आंसर सही आएगा। ये पिकोमीटर दिए हुए हैं ना, तो यहाँ पर ये पिकोमीटर आ रहा है, ये एंगस्ट्रॉम आ जाए तो सही है, फिर हमारा 135.919 ही आएगा ना, फिर तो कुछ थोड़ी सी गड़बड़ है, बात समझ में आ रही है ना, थोड़ा सा गड़बड़ है यूनिट में, क्योंकि फॉर्मूले मतलब मान लो मैंने अगर थोड़ा सा इधर उधर लिखवा दिया होता तब भी वो तो मतलब उस फॉर्मूले में भी तो वो एंगस्ट्रॉम में ही रख रहा है ना, ठीक है। बाकी करना ऐसे है, ये समझ गए ना। और कौन सा, और कोई क्वेश्चन जिसमें डाउट है? 47, हाँ ये नहीं होगा तुम पे, इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा, है ना। देखो जरा, इन अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट्स फ्रॉम 6th ऑर्बिट टू 2nd ऑर्बिट इन मल्टी स्टेप,
मल्टी स्टेप, मतलब सिंगल स्टेप में नहीं आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, मल्टी स्टेप। देन टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस विदाउट बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज का मतलब n इक्वल टू 2 पे कोई भी नहीं आया, बात समझ में आया, डेट इज बाल्मर सीरीज। तो ये हो गया हमारे पास n इक्वल टू 6, ये हो गया मेरे पास n इक्वल टू 5, ये हो गया मेरे पास n इक्वल टू 4, ये हो गया मेरे पास n इक्वल टू 3, बस 2 लिखो ही मत क्योंकि उस पर तो किसी को जाना ही नहीं है। अब यहाँ पर मल्टी स्टेप में बात कर रहा है वो, तो एक मल्टी स्टेप तो ये हो जाएगा, है ना, और एक मल्टी स्टेप ये हो जाएगा, तो ये तो काउंट ही नहीं होगा, और एक मल्टी स्टेप ये भी हो जाएगा, तो ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 और ये 5, और कोई आ सकती है क्या डायरेक्ट? हाँ, डायरेक्ट तो काउंट ही नहीं करनी है ना। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक, ये यही आ रहा होगा, ऐसे करना है। और कोई दिक्कत है? चलें, इसमें फॉर्मूला तो यही लगाना है थोड़ा सा, वैसे ये पेपर आसान ही है। हाँ 41 में क्या दिक्कत है? मॉड का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव से होता है और कुछ नहीं। मॉड का ऐसा थोड़ी है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे मॉड लगा दिया तो वो आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। बताओ तुम, ये वाला क्वेश्चन कर लिए 38, फाइंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कौन सा? 39 हो गया होगा, 36 हुआ, 37, चलें आगे? हाँ चलो और पढ़ते हैं। ये लो, कहाँ तक पढ़ाया था मैंने? हाँ वैल्यूज बता दिया था। मॉड्यूल में पूछना है कुछ, बताओ। लाओ दो, कौन सा क्वेश्चन बताऊं? एक्सरसाइज 1 का, ठीक है। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज, देखो इधर, Na गैस गिव्स Na पॉजिटिव गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। ये जो एनर्जी आ रहा है, ये एनर्जी कितना दिया है उसने? 495। इसमें थोड़ा सा एक फॉर्मूला मोल का लगेगा, है ना। ये है मतलब 1 मोल सोडियम एटम्स गैसियस स्टेट में होंगे, उनको आयोनाइज करने में जो एनर्जी लगेगी वो 495 किलोजूल पर मोल लगेगी। कितनी लगेगी? 495 किलोजूल पर मोल ये लगेगी। अब उसने कहा है हाउ मच एनर्जी इज नीडेड टू कन्वर्ट एटम्स प्रेजेंट इन 2.3 मिलीग्राम। तो उसने मास ऑफ सोडियम कितना दिया है? 2.3 मिलीग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम निकाल लेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, मिली है तो 10 टू द पावर -3, तो 2.3 इंटू 10 टू द पावर -3 क्या आ जाएगा? ग्राम, अपॉन में मोलर मास। मोलर मास कितना आएगा? 23। बात समझ में आया? तो यहां पर ये हमारा इंटू 10 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 10 टू द पावर माइनस मोल सोडियम, 10 टू द पावर -4 मोल सोडियम एटम्स। तो 1 मोल
सोडियम एटम, 1 मोल सोडियम एटम में 495 किलो जूल पर मोल ये एनर्जी लग रही है ना। तो 10 टू द पावर -4 मोल सोडियम एटम में 495 इंटू 10 टू द पावर -4, समझ में आ रहा है? नहीं सॉरी, मोल नहीं आएगा, कितना आएगा? किलो जूल। क्लियर है? तो यहां पर 495 इंटू 10 टू द पावर -4 जूल में आंसर दिया हुआ है। तो 1 किलो जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 3 जूल। 1 किलो जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 3 जूल। तो ये हमारे पास ये कितना आ जाएगा? 10 टू द पावर 3 और ये जूल। तो यहां पर अगर ये इतना आ गया तो ये कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -1। 10 टू द पावर -1 का मतलब हो जाएगा 49.5 जूल। ये आंसर होगा। लिख लें, इस टाइप से करना है। चलें, चलें नेक्स्ट। और कोई क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 में 28 के अलावा? हाँ बताओ, हो गए बाकी सारे? हाँ, पेपर में क्यों नहीं हुए फिर? हाँ क्या? पेपर तो बहुत आसान था। नहीं, तुमको एडवांस लग रहा है ना, तो ये फिर गलत है, क्योंकि ऐसा था ही नहीं। चलो 28 क्वेश्चन बता देते हैं, है ना। देखो बच्चों, एक ना 28 अभी आप छोड़ दो, वो थर्मोडायनेमिक जब हम पढ़ेंगे ना थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर तब आएगा वो। अभी मुझे फालतू वो रिलेशन बताना पड़ेगा, फिर आपको बहुत सारा समझाना पड़ेगा। इससे अच्छा है 28 छोड़ दो, अभी नहीं करो। तो थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, मुझे रिलेशन बताना पड़ेगा, है ना। और बोलो। हाँ एक्सरसाइज 2, हाँ ये सब पूछ लो, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये कर लेते हैं। देखो जरा, देखो Cr+2 आयन, क्रोमियम +2। अगर हम क्रोमियम +2 की बात करते हैं तो पहले क्रोमियम की बात कर लेते हैं। क्रोमियम की बात करेंगे तो क्रोमियम को हम पहले 24 लिख देते हैं, और 24 लिखेंगे तो आर्गन, है ना। और आर्गन लिखने के बाद क्या आ जाएगा? 3d5 4s1। तो इसके अंदर +2 कर दो, +2 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये चला गया
और एक इलेक्ट्रॉन ये चला गया था, n बराबर 4 आ जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और कोबाल्ट +3, अगर हम कोबाल्ट +3 से बात करते हैं तो कोबाल्ट +3 क्या हो जाएगा, कोबाल्ट इज 27, तो ये हमारा आर्गन, और आर्गन के बाद 3D 7 4H2, तो ये गया, और ये 3D6, तो इसके अंदर भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो सेम ही होंगे। अरे 3D6 में हुंस रूल लगाओगे, तो 3D6 में अगर हम हुंस रूल लगाते हैं तो ये हो गया, और ये होने के बाद ये हो गया। क्लियर है, समझ गए ना, ये कहानी बनेगी। अब ग्रेटर मैग्नेटिक मूवमेंट, ये गलत है, बी ऑप्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ आयरन anion would be equal to electron gain enthalpy of iron anion, तो Fe नेगेटिव गिब्स Fe प्लस इलेक्ट्रॉन, ये क्या दिया हुआ है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ F नेगेटिव, और वो क्या कह रहे हैं, would be equal to electron gain enthalpy of iron, आयरन के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का उल्टा होगा ना, सेम कैसे हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है, ये जो प्रोसेस लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये होता, हाँ मैग्नीट्यूड अगर वो कहेगा तो सही है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो हाँ मैग्नीट्यूड ही बोल रहा है, ऊपर लिखा है ना उसमें मैग्नीट्यूड, तो फिर सही है। अरे समझ आ रहा है, ये हमने सीखा भी है ना क्लास के अंदर पिछले टर्म पर। लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज कॉज ऑफ लोअर आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ लेड देन टिन, लोअर नहीं होता है, हायर होता है ना, कहें सीता जी सुनो प्रभु, यही सिखाया था। तो यहां पर 6 पीरियड ये रहा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होनी चाहिए, क्या हो जाएगा, है ना, इसका मतलब ये गलत दिया हुआ है, तो ए और सी गलत हो गए। डी ऑप्शन, if successive ionization energy are, then this element can be of 15th group। देखो इसमें बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 3, 3 के बाद सडन जंप आ रहा है, तो ये कौन से ग्रुप का होना चाहिए, 13th। अरे समझ में आ रहा है, 15th ग्रुप का नहीं, किस ग्रुप का होना चाहिए, 13th। आंसर क्या है इसका, ACD, समझ गए ना, अच्छा क्वेश्चन है ये, लिख लें। वैसे बहुत सारी चीजें तो मैंने ऐसे आपको थ्योरी में ही बता दी होंगी, जल्दी से लिखो। क्यों, जुकाम सही है तुम्हारा, हाँ, और पढ़ाई सही नहीं है, बोलो तुम डायरेक्ट बोल रहे हो पढ़ाई सही नहीं है, क्यों, पेपर के बाद खराब हो गई कि पेपर में ही खराब हो गई थी, कि पेपर से पहले ही खराब थी, पेपर से 1-2 दिन पहले से खराब थी, क्यों, क्या नहीं आ रहा, तो रट लो, क्यों, क्वेश्चन करो ना, हाँ, तो अब याद रखना पड़ेगा, वो चैप्टर ही ऐसा है, क्या कर सकते हैं, पीरियोडिसिटी चैप्टर ही ऐसा है। कोई दिक्कत है क्या, बताओ, पीरियोडिसिटी में थोड़ा चैप्टर अलग टाइप का है, वो डिमांड उसकी अलग है कि कॉपी को बार बार पढ़ो, थोड़ा रटने टाइप चैप्टर है, हाँ, लेकिन अब वो चैप्टर थोड़ा है, उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन जितने भी ऑर्डर मैंने लिखवाए, अगर आपको बहुत अच्छे से आते हैं तो आपका क्वेश्चन तो बन जाएगा, 80% तो बना ही लोगे, हाँ ऐसा क्यों, ऑर्डर कुछ अलग दिया था जो मैंने पढ़ा है,
फिर मैं पढ़ाई ठीक से नहीं है, बस वो मेरी दिक्कत है। क्या दिक्कत है तुम्हारी? सुनो नहीं, मतलब मेरे को अच्छे से पढ़ना है, मेरी दिक्कत नहीं, ये कहना चाह रहा और बोलो। हूँ सर। इसी इसी का हाँ सर, ये पहले वाली दिक्कत हुई। देखो इधर, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो इधर क्या कह रहा है ये, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर नियॉन और फ्लोरीन है। तो नियॉन और फ्लोरीन में अगर हम बात करते हैं, ये तो हम जानते ही हैं, इसी की ज्यादा होगी, है ना। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, ये भी जानते हैं, ऑर्डर भी हमें पता है। सोडियम और एल्यूमिनियम, सोडियम और एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम की ज्यादा होगी, है ना। और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में मैग्नीशियम की ज्यादा होगी। वो फैक्टर लग जाएगा ना इसमें, एस सबसे पास होता है, वो फैक्टर है ना, इसलिए हमारा ये वाला फैक्टर इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ये बोला है मैंने, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में जनरली ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए, नाइट्रोजन की कम होनी चाहिए। लेकिन ऑक्सीजन के अंदर क्या हो रहा है हमारा, पुअर फिल्डिंग। ऑक्सीजन के अंदर और नाइट्रोजन में क्या डिफरेंस है, हाफ फिल्ड वाला कंसेप्ट लगता है ना यहाँ। देखो नाइट्रोजन और भी मैंने बताया है यार, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन ज्यादा होता है। नाइट्रोजन ज्यादा क्यों है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के कारण। और बेरिलियम और बोरॉन में, बेरिलियम और बोरॉन में बेरिलियम ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, एस के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है और S2 हो रहा है इसलिए। और ये काम नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी इधर तक चलता है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम इधर तक चलता है। ये हमारा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये हमारा आलू, ये गाजर इधर तक चलता है। ऐसे होता है। ये दो फैक्टर्स हमें याद रखने होते हैं। अब इसमें एक ऑर्डर ये है, आसान है निकालना, टफ नहीं है। और बताओ जरा, अरे बोलो। ये वाला क्वेश्चन कर लिया, एक्सरसाइज 3 सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज हो गया ये। हाँ, और क्वेश्चन नंबर 12, हाँ हो गया। तो फिर तो तुम्हारा पेपर ठीक गया होगा। क्यों, हाँ तुमको क्या नहीं आया, क्या, क्यों? पहले तो सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड की मतलब एलिमेंट्स आपके दिमाग में हो ज्यादा ठीक है। और सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स तो याद रखना बहुत आसान है, इतनी बार हम यूज कर चुके हैं उनको। जैसे सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। 5 बार लिख लो, अपने आप याद हो जाएंगे। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। और सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फोस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ये दो पीरियड्स आप याद कर लें। यहाँ के आयोनाइजेशन एनर्जी में दिक्कत कहाँ है, यहाँ पर लेफ्ट टू राइट बढ़नी चाहिए, ये ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन एक तो यहाँ दिक्कत है, एक यहाँ दिक्कत है, सेम। एक तो यहाँ दिक्कत है और एक यहाँ दिक्कत है, ये कहानी बन जाएगी ऐसा। क्लियर है, समझ गए क्या कहा मैंने, इस तरीके से चलेगा। हाँ, और कौन सा क्वेश्चन है ऐसा, बताओ जल्दी से। बोलोगे?
पूछना ही नहीं है। चले आएंगे, ये लो नेक्स्ट लिखो बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो इसमें सबसे पहले एप्लीकेशन की बात करते हैं। सबसे पहला आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में मेटल इलेक्ट्रॉन देता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है। यही होता है केमिस्ट्री के अंदर। कोई भी प्रोसेस तब फेवरेबल होता है जब जो एनर्जी लग रही हो वो कम से कम हो और जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो यहां पर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी लगती है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल, लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल और हाई नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल। क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं? क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं? समझ पा रहे हैं? इसीलिए जैसे एल्कलाइन मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। ऑक्सीजन फैमिली और हैलोजेंस, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काफी ज्यादा होती है, काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं ये। तो ये आपस में आयनिक बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज उसके अंदर आ रही है। तो इसलिए मैं लिख सकता हूं alkali metals and alkaline earth metals tends to form ionic bond with chalcogens, that is oxygen family, and दूसरा क्या आ जाएगा, हैलोजेंस। सेकेंड दूसरा एप्लीकेशन है बच्चों नॉन मेटलिक कैरेक्टर। आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर मेटलिक कैरेक्टर निकाला था हमने, निकाला था। यहां पर हम क्या निकालेंगे, नॉन मेटलिक कैरेक्टर। तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर कैसे निकलेगा, देखो जरा, नेगेटिव नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होगी तो ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्शन होगा, तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, है ना। तो नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस, तो नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ये बात समझ में आया, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर
नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, और डाउन द ग्रुप नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। ये जनरल ट्रेंड होगा। ये क्या होगा? जनरल ट्रेंड। समझ में आया? एक्सेप्शन वगैरह की यहां कोई बात नहीं की होगी, लिख लें।
थर्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं, समझ गए ना ये? कुल मिलाकर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ये बताता है कौन कितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, आयनाइजेशन एनर्जी ये बताता है कि कौन कितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो मेनली हम ऐसा कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर हम क्वेश्चन करते हैं जैसे मेटल्स के लिए सारे, है ना, मेटलिक प्रॉपर्टीज निकाला था हमने उसके अंदर, और यहाँ पर हमने क्या बताया है, नॉन मेटलिक कैरेक्टर। उसके अंदर हमने मेटलिक कैरेक्टर बताया था और यहाँ पर क्या बताया है, नॉन मेटलिक कैरेक्टर। क्योंकि नॉन मेटल्स का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेना, और मेटल्स का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना। बात समझ में आया ना? अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरा लास्ट एप्लीकेशन, ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या है? ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब ये है कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करना और खुद रिड्यूस होना, मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करना, मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करना। जैसे कि X गैस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स X नेगेटिव गैस, ये आ जाएगा। अब इसको क्या कहा जाता है, रिडक्शन। इसको खुद रिड्यूस हो गया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन एंड X is called oxidizing. X is called oxidizing agent. X is called oxidizing agent. समझ में आ रहा है? तो नेगेटिव डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज। वैसे ऑक्सीडाइजिंग पावर और भी फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, लेकिन अभी के लिए ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस लिख लें, क्योंकि जितना अच्छे से इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन रहा होगा, उतना ज्यादा क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। चलें, लिख लिया। अब नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है, दो फैक्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी। बात समझ में आया? दो फैक्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो अब नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखो।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लिखो द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम to attract shared pair of electron of a single covalent bond towards itself देखो बच्चों, जैसे कोई भी एटम है X, उसने Y के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है, तो डेफिनेटली दोनों नॉन मेटल्स ही होंगे। X और Y दोनों कैसे होंगे? नॉन मेटल्स। तो X और Y अगर दोनों नॉन मेटल्स होंगे, इनके बीच में बॉन्ड बन रखा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया होगा और एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया होगा। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, हम मान लेते हैं, मैं ऐसा कह देता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X की Y से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत किसकी ज्यादा है? X की। तो X अपनी साइड इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन ही अपनी साइड खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन मिलने पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? डेल नेगेटिव। और इस पर कितना आ जाएगा? डेल पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत। बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत उतनी ज्यादा होगी। बात समझ में आया क्या कहा मैंने? तो एक लाइन में लिख सकता हूं फिर से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा? Z इफेक्टिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। बात समझ में आया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि आप सोचो ना, Z इफेक्टिव बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचना, तो अगर Z इफेक्टिव ज्यादा होगा तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी खींच लेगा। ये बात समझ में आया? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, अब लेफ्ट टू राइट जाऊंगा और डाउन द ग्रुप जा रहा हूं, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी। और डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होगी। डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। क्लियर है? ये जनरल ट्रेंड है, लिखें ये।
चलें नेक्स्ट, different scales for measuring electronegativity, एक्चुअल में बहुत सारी स्केल्स हैं कि इस तरीके से किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल लो, है ना। तो उसमें सबसे पहली स्केल जो आई वो आई बच्चों मुलेकन्स स्केल, मुलेकन्स स्केल लिख लें। मुलेकन्स स्केल लिखो। देखो according to this scale electronegativity of element is equal to average value of electron affinity and ionization energy of element when these energies are taken in electron volt, when these energies are taken in electron volt नेक्स्ट लाइन लिखो। this scale suffers with limitation because electron gain enthalpy ब्रैकेट में लिख लेना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी of all elements are not known experimentally देखो इधर किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है मुलेकन स्केल पर, तो उसने बोला आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाय 2। तो आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइड बाय 2, और यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। लेकिन कई एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पता ही नहीं थी, तो हम उन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस स्केल से नहीं निकाल पाए। बात समझ में आया? लिख लें, लेकिन ये फॉर्मूला यूज बहुत होगा। ये चैप्टर की डिमांड थोड़ी सी अलग है, इस चैप्टर में थोड़ा सा चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। बात समझ में आ रहा है ना? और क्वेश्चंस लगाओ आप मॉड्यूल के।
नेक्स्ट चले आगे। नेक्स्ट बच्चों लिखो पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल, पॉलिंग स्केल लिखो। दिस स्केल is based on bond energy data, is based on bond energy data. Scale is based on bond energy data and it is widely accepted, and it is widely accepted. This is widely accepted. And this scale gives electronegativity difference value, electronegativity difference value of bonded atoms as follows। देखो इधर, जैसे मान लो ए और बी के बीच में कोई बॉन्ड बना, ठीक है, समझना बहुत अच्छे से। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए पड़ती है उसे कहा जाता है बॉन्ड एनर्जी। क्या कहा जाता है? बॉन्ड एनर्जी। तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए। बच्चों यहां पर एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुझे पता होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया HCl, जनरली हाइड्रोजन ले लो क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता होगी। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए को हमने हाइड्रोजन ले लिया बराबर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पर 2.1 होती है। बात समझ में आ रही है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट में डेल्टा ए बी। डेल्टा ए बी, ये मॉड क्यों लगाया है? प्लस माइनस, और कुछ नहीं है कि इसकी ज्यादा हुई तो माइनस माइनस नहीं, हम तो प्लस ही लेंगे। डेल्टा ए बी को कहा जाता है आयनिक रेजोनेंस एनर्जी। नाम है, फालतू का टेंशन नहीं लेनी है। सर पता नहीं क्या लिख रहे हो। आयनिक रेजोनेंस एनर्जी। और डेल्टा ए बी, इसकी वैल्यू होती है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी माइनस, कभी नहीं निकालना पड़ेगा, बस हमें पता होना चाहिए, माइनस में अंडर रूट बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए इनटू में बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी। अगर बी और बी के बीच में बॉन्ड होता तो उसकी बॉन्ड एनर्जी, ए और ए के बीच में बॉन्ड होता सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड तो उसकी एनर्जी, उसका रूट माइनस में ये वैल्यू होती है। अब इसके अंदर जैसे मान लो एक्स बी माइनस एक्स ए इक्वल टू हाइड्रोजन इक्वल टू 2.1 बराबर ये क्या आ जाएगा आपका 0.208 अंडर रूट में डेल्टा ए बी, है ना। व्हेन बॉन्ड एनर्जी, जितनी भी बॉन्ड एनर्जी इसमें आ रही है ना, ये तीनों आर इन किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, और एक्स बी माइनस एक्स ए इक्वल टू हाइड्रोजन इक्वल टू 2.1 बराबर 0.102 अंडर रूट में डेल्टा ए बी। व्हेन बॉन्ड एनर्जी आर इन
व्हेन बॉन्ड एनर्जी आर इन क्लोज जूल पर मोल। क्लियर है? समझ गए? मतलब किलो कैलोरी में लेंगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, जितनी बॉन्ड एनर्जी 3 आ रही है। अगर किलो जूल में लेंगे तो ये फॉर्मूला है, बस और कुछ नहीं है। लेकिन फॉर्मूला कभी लगाना नहीं पड़ेगा, बस आपको एग्जैक्ट लिखा हुआ मिल सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। समझ में आया? और बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? किसी एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी है, जैसे बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए है, मतलब ए और ए के बीच में जो बॉन्ड बना है उसे तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी। बॉन्ड एनर्जी बी भी है, तो बी और बी के बीच में जो बॉन्ड बना है उसे तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी। बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी में क्या होगा? ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे तोड़ने के लिए जो एनर्जी होगी। बात समझ में आया? लिखें ये। ए और बी के बीच में बॉन्ड, हाँ माइनस माइनस नहीं है ये, हाँ ए बी के बीच में जो बॉन्ड है माइनस 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 है ये, माइनस अंडर रूट में बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए ए इंटू में बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी। चले, लिख लिया? बोलो। नहीं लिख पाए? तो दो स्केल्स पर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन कर रहे हैं। सेम एलिमेंट की अलग अलग स्केल पर भी कर सकते हैं, सेम एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग स्केल पर भी डिफाइन कर सकते हैं, एक मोलेकन स्केल और एक पॉलिंग स्केल। एक लाइन लिखो, ऑन पॉलिंग स्केल, ऑन पॉलिंग स्केल, ऑन पॉलिंग स्केल फ्लोरीन इज
फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल, नॉन मेटल with highest electronegativity value, with highest electronegativity value equal to 4, equal to 4, equal to 4, and hydrogen atom, and hydrogen atom is least electronegative, is least electronegative non-metal, non-metal with electronegativity value, lowest electronegativity value, ये non-metals की electronegativity लिख रहे हैं हम, least electronegative non-metal with lowest electronegative value equal to 2.1, equal to 2, least electronegative value equal to 2.1, 2.1 among non-metals. देखो सर, नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख रहा हूं मैं पॉलिंग स्केल पर। फ्लोरीन की 4.0 होती है, फ्लोरीन के बाद हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है 3.5 होती है, उसके बाद नाइट्रोजन और क्लोरीन आते हैं, नाइट्रोजन की 3.0 है और क्लोरीन की भी 3.0 है, उसके बाद ब्रोमीन आता है 2.8 के करीब होती है, उसके बाद कार्बन, सल्फर, CSI, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, इन तीनों की सेम होती है 2.5, उसके बाद फोस्फोरस 2.15, उसके बाद हाइड्रोजन 2.1। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल्स की होती है पॉलिंग स्केल पर। समझ गए? ये निकाल के रखी होंगी, हमें वो फॉर्मूले से कभी भी आंसर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हमें बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। समझ गए क्या कहा मैंने? ये मैंने सिर्फ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है? नॉन मेटल्स की। सिर्फ किसकी निकालनी है? नॉन मेटल्स की। लिख लें।